हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस न्यू लेक्चर में यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एनीमिया इन प्रेगनेंसी। समझेंगे कि एनीमिया क्या होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पर देखने को मिलता है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, इसके साथ साथ क्या क्या इसकी एटियोलॉजी होती है, एनीमिया के क्या क्या कॉजेज होते हैं, इसके साथ साथ क्या क्या इसमें क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है, क्या इसमें मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। ए टू जेड सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या फिर आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पर एनीमिया के बारे में। एनीमिया इन प्रेगनेंसी, देखिए यहाँ पर हम लोग अगर एनीमिया की बात करें तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि अगर कोई ऐसी फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, अगर उस फीमेल में जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो लो हो जाता है, ठीक है, जो नॉर्मल वैल्यू होती है हीमोग्लोबिन की, उस लेवल से अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, एनीमिया क्या होता है? एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज डिफाइंड एज ए लो हीमोग्लोबिन। क्या है? लो हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल लो हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, एंड द लेवल्स दैट इंडिकेट एनीमिया वेरी बाय ट्राइमेस्टर। अब यहाँ पर हम लोग जो एनीमिया बात कर रहे हैं वो प्रेगनेंसी में बात कर रहे हैं कि भाई जो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो एनीमिया होता है वो कितने टाइप्स का होता है। उसमें यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो एनीमिया होता है वो ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेरी करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर यहाँ पर बात करें तो अगर हीमोग्लोबिन का लेवल फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी में अगर हीमोग्लोबिन का लेवल लेस देन 11 ग्राम पर डीएल है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को बोलेंगे एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है? अगर लेस देन 11 ग्राम पर डीएल है तो इसको बोलेंगे एनीमिया। ठीक है, एनीमिया इन प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर आपने दो चीजें देखी, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर किसी फीमेल में हीमोग्लोबिन का लेवल लेस देन 11 ग्राम पर डीएल देखने को मिलता है तो इसको बोलते हैं यहाँ पर हम लोग एनीमिया। ठीक है, अब यहाँ पर बचा सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 10.5 ग्राम पर डीएल हो जाता है, 10.5 ग्राम पर डीएल से कम हो जाता है अगर हीमोग्लोबिन का लेवल सेकेंड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी में, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एनीमिया बोलते हैं। राइट, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है? लो हीमोग्लोबिन लेवल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें कि एक प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होता है, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की अगर यहाँ पर बात करें प्रेगनेंसी में तो 11 से लेकर 15.1 ग्राम पर डीएल होता है। कितना होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन एक प्रेग्नेंट फीमेल में? 11 से लेकर 15.1 ग्राम पर डीएल, ये एक नॉर्मल वैल्यू होती है एक प्रेग्नेंट फीमेल में हीमोग्लोबिन की। ठीक है, अगर किसी फीमेल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 11 ग्राम पर डीएल से कम हो जाता है हीमोग्लोबिन तो इस कंडीशन को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। राइट, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लोग बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन की कि भाई जो एनीमिया होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर दो मेन टाइप होते हैं एनीमिया के। एक होता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया और सेकंड आपका होता है पैथोलॉजिकल एनीमिया। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि ये फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्या होता है और पैथोलॉजिकल एनीमिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एनीमिया की। तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया में क्या होता है? अकर्स ड्यू टू ए नेचुरल इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम। अब यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, नॉर्मली क्या होता है जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ब्लड का वॉल्यूम कैसे बढ़ता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉर्मली क्या होता है प्लाज्मा का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड के अंदर।
तो यहाँ पर प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाता है कंपेयर्ड टू द रेड ब्लड सेल मास। अगर यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज के कंपैरिजन में बात करें तो प्लाज्मा का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। अगर अगर यहाँ पर प्लाज्मा 50% बढ़ रहा है तो आरबीसी जो होती है वो 30% ही बढ़ता है, ठीक है। तो अगर प्लाज्मा वॉल्यूम के कंपैरिजन में देखा जाए तो आरबीसी की संख्या कम बढ़ती है, ठीक है। अगर प्लाज्मा वॉल्यूम के कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पर जो आरबीसी की संख्या होती है कम होती है। आपको पता है कि जो आरबीसी होता है, जो आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो अगर आरबीसी की संख्या कम होगी तो उसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम होगा, राइट। तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल एनीमिया में क्या होता है, प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाता है जिसकी वजह से आरबीसी की संख्या कम रह जाती है, ठीक है। आरबीसी की संख्या कम रहती है तो अगर आरबीसी कम होगी तो हीमोग्लोबिन कम होगा, राइट। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर हम लोग फिजियोलॉजिकल एनीमिया, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एनीमिया में क्या होता है, प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाता है इसीलिए हीमोग्लोबिन का लेवल लो रहता है, राइट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये इसको जो है, जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है इसको हम लोग नॉन पैथोलॉजिकल एनीमिया भी बोलते हैं, जो कि रिजॉल्व हो जाता है पोस्टपार्टम में। पोस्टपार्टम यानी कि आफ्टर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी यानी कि जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये एक फिजियोलॉजिकल एनीमिया है, बॉडी की फिजियोलॉजी है। नेक्स्ट है यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पैथोलॉजिकल एनीमिया की। पैथोलॉजिकल एनीमिया की अगर हम लोग बात करें तो रिजल्ट फ्रॉम अंडरलाइंग डिजीज और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। पैथोलॉजिकल अगर एनीमिया की बात करें तो ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण होता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण हो सकता है या फिर किसी डिजीज की वजह से हो सकता है। आपके बॉडी के अंदर कोई ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ब्लड नहीं बन पा रहा है। मान लीजिए बोन मैरो फेलियर हो गया या फिर कोई किडनी की प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। या फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गई है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की अगर बात करें तो जैसे कि आयरन डिफिशियंसी, आयरन की डिफिशियंसी हो गई है, ठीक है, फॉलेट की डिफिशियंसी हो गई है, या फिर ब्लड लॉस हो गया है ज्यादा अमाउंट में, या फिर कोई क्रोनिक डिजीज है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एनीमिया हो जाता है, जिसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पैथोलॉजिकल एनीमिया की बात करें तो इसमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्या होता है, पैथोलॉजिकल एनीमिया क्या होता है। जो पैथोलॉजिकल एनीमिया होता है ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या फिर कोई अदर डिजीज के कारण देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सीवियरिटी। सीवियरिटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एनीमिया यहाँ पर 4 टाइप का देखने को मिलता है, जो कि WHO क्लासिफाई करता है इसको, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन सीवियरिटी। बेस्ड ऑन सीवियरिटी के अकॉर्डिंग जो जो यहाँ पर एनीमिया होता है वो 4 टाइप का होता है, ठीक है। माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया, सीवियर एनीमिया और वेरी सीवियर एनीमिया। अगर हम लोग यहाँ पर माइल्ड एनीमिया की बात करें तो माइल्ड एनीमिया हम लोग कब बोलेंगे, जब जब हीमोग्लोबिन का लेवल 10 टू 10.9 ग्राम पर डीएल होता है, ठीक है। 10 से लेकर 10.9 ग्राम पर डीएल, इस बीच में अगर हीमोग्लोबिन का लेवल है तो उसको बोलेंगे माइल्ड एनीमिया। क्या बोलेंगे, माइल्ड एनीमिया बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडरेट एनीमिया। मॉडरेट एनीमिया कब बोलेंगे, जब हीमोग्लोबिन का लेवल 7 टू 9.9 ग्राम पर डीएल होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग मॉडरेट एनीमिया, ठीक है। कब बोलेंगे मॉडरेट एनीमिया, जब हीमोग्लोबिन का लेवल 7 से लेकर 9.9 ग्राम पर डीएल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया की बात करें तो हीमोग्लोबिन का लेवल लेस देन 7 ग्राम पर डीएल होगा तो उसको बोलेंगे सीवियर एनीमिया। अगर 7 से भी ज्यादा, 7 ग्राम पर डीएल से भी लो हो जाता है हीमोग्लोबिन का लेवल तो उसको बोलेंगे सीवियर एनीमिया। नेक्स्ट है वेरी सीवियर एनीमिया। वेरी सीवियर एनीमिया, हीमोग्लोबिन लेस देन 4 ग्राम पर डीएल, अगर
4 ग्राम पर डीएल से भी लो हो जाता है हीमोग्लोबिन का लेवल, तो उसको बोलेंगे सीवियर एनीमिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये वैल्यू याद कर रखनी है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। हम लोग बात करते हैं इटियोलॉजी की, कि भाई यहाँ पर जो एनीमिया होता है उसके कारण क्या होते हैं। अगर हम लोग कॉजेस की बात करें, इटियोलॉजी की बात करें, तो यहाँ पर सबसे जो मेन है, जो सबसे मेन कारण है एनीमिया का, वो है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के कारण यहाँ पर एनीमिया देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, जो आरबीसी होती हैं, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन और आरबीसी फॉर्मेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो क्या होगा, जो आरबीसीज है, जो हीमोग्लोबिन है, वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की बात करें तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जो होता है ये मोस्ट कॉमन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है ये एक मोस्ट कॉमन एनीमिया है, जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि आयरन की कमी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर फोलेट डिफिशियंसी, फोलेट डिफिशियंसी के कारण यहाँ पर एनीमिया होता है। फोलेट को हम लोग विटामिन बी 9 भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फोलिक एसिड डिफिशियंसी के कारण एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 डिफिशियंसी के कारण भी क्या होता है, एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में कौन कौन हो सकता है, आयरन, फोलेट और विटामिन बी 12 डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, एनीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लड लॉस, अगर आपके बॉडी के में, अगर आपका बॉडी से कहीं से भी ब्लड लॉस हो जाता है, अगर ब्लड लॉस हो जाता है तो क्या होगा, ब्लड के साथ साथ आरबीसी और हीमोग्लोबिन भी लॉस हो जाता है। तो अगर ज्यादा ब्लड लॉस होगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि एंटीपार्टम या फिर पोस्टपार्टम हिमोरेज में यहाँ पर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, या फिर कोई जीआई ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लड लॉस की वजह से यहाँ पर एनीमिया हो सकता है। ठीक है, अगर किसी कारण बस कहीं से भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो उसकी वजह से एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इंक्रीज डिमांड, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें क्या होता है, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें क्या होता है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। किस चीज़ की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको क्या होगा, न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, तो उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, हाइयर रिक्वायरमेंट फॉर न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगर कोई ऐसी फीमेल है जो प्रेग्नेंट है तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं लेगी तो क्या होगा, उसके बॉडी के अंदर क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब क्या था, अभी तक क्या था, सिर्फ अभी जब प्रेग्नेंट फीमेल नहीं थी तो सिर्फ फीमेल को ही न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके अंदर एक फिटस डेवलप हो रहा है, उस फिटस को भी न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, इसीलिए डिमांड इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्रोनिक डिजीज, अगर कोई क्रोनिक डिजीज है, जैसे कि इन्फेक्शन है किसी टाइप का, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस का, या फिर ऑटोइम्यून कोई डिजीज है, तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो जाता है। राइट, तो ये थे इटियोलॉजी, जिसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स यानी कि सिम्टम्स की। अब भाई क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब एनीमिया हो जाता है फीमेल को। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये आरबीसी है, ये क्या है, ये है आरबीसी। अब आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होकर के कैरी होता है। ठीक है, तो आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर, और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी फीमेल के बॉडी के अंदर आरबीसी की कमी हो जाएगी, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। अगर
अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है बॉडी के अंदर तो उसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। ये एक हीमोग्लोबिन ही ऐसा है जो पूरे बॉडी के अंदर सेल्स और टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक है। लेकिन अगर ये हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है तो हमारे बॉडी के सेल्स और टिश्यूज जो हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहले यहाँ पर पेशेंट में फटीग देखने को मिलेगा, ठीक है, वीकनेस देखने को मिलेगी, ठीक है, और लेथार्जी देखने को मिलेगी, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या हो गया, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो गई है, राइट। इसीलिए क्या होगा, फटीग, वीकनेस और लेथार्जी होगा। पेलर होगा, पेलर मतलब स्किन का कलर जो है थोड़ा सा येलोविश कलर का होगा, और कॉमनली यहाँ पर जो स्किन और कंजक्टाइवा है ये येलोविश कलर के देखने को मिलेंगे, यानी कि पेलर कलर के देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो सेल्स और टिश्यूज हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया है, और ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करता है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर डिजीनेस, डिजीनेस और फेंटिंग देखने को मिलेगा। डिजीनेस का मतलब जो फीमेल है उसको चक्कर आ सकता है, फेंटिंग मतलब उसको जो है बेहोशी हो सकती है, ठीक है, बेहोशी के दौरे आ सकते हैं। इसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी जब किसी फीमेल को एनीमिया होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा। पाल्पिटेशन मीन्स रैपिड हार्ट बीट, जो हार्ट बीट है वो क्या देखने को मिलेगी, रैपिड देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ पाइका देखने को मिलेगा। पाइका में क्या होता है, क्रेविंग नॉन फूड आइटम्स, जो फीमेल होगी ना वो नॉन फूड आइटम्स को खाने लगेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलेगी सीवियर एनीमिया के कंडीशन में। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको किसमें देखने को मिलेंगे, एनीमिया की कंडीशन में देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हम लोग बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। अब भाई कैसे फीमेल, अब कैसे आपके पास कोई प्रेग्नेंट फीमेल आई है तो उसको आप कैसे डायग्नोस करोगे कि हाँ भाई इस फीमेल को एनीमिया हो गया है, ठीक है। एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए कई सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने बहुत ही कॉमन टेस्ट है, आपने सुना होगा सीबीसी, ठीक है। सीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट से हमें क्या 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 पता चलता है, जब हम सीबीसी टेस्ट करवाते हैं तो इसमें हम क्या क्या हमको पता लगेगा, अगर किसी फीमेल में अगर एनीमिया होगा, किसी प्रेग्नेंट फीमेल में अगर एनीमिया होगा तो उसका जब सीबीसी करवाएंगे तो उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल लो देखने को मिलेगा, हिमेटोक्रिट का लेवल कम देखने को मिलेगा। हिमेटोक्रिट का मतलब जो आरबीसी का जो परसेंटेज है वो कम होगा, ठीक है, और रेड ब्लड सेल्स का काउंट क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है पेरीफेरल ब्लड स्मीयर। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पेरीफेरल ब्लड स्मीयर। पेरीफेरल ब्लड स्मीयर जो होता है एक टाइप के टेस्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, पेरीफेरल ब्लड स्मीयर में क्या होता है, जो आरबीसी होता है ना उसके शेप को यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। जो पेरीफेरल स्मीयर, पेरीफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट में क्या करते हैं, आरबीसी के शेप को आइडेंटिफाई करते हैं। मान लीजिए जो आरबीसी का शेप है ना वो लार्ज है, अगर आरबीसी का शेप जो है वो लार्ज है तो इसका मतलब है कि जो फीमेल है उसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। अगर आरबीसी का साइज लार्ज होता है तो वो क्या होगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, ठीक है। माइक्रो मतलब लार्ज। अब ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया किसकी वजह से होता है, ये विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी के कारण होता है, ठीक है। फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 डिफिशियंसी के कारण जो आरबीसी का साइज होता है लार्ज हो जाता है, जिसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। तो पेरीफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट से हमें आरबीसी के शेप के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर माइक्रोसाइटिक। मान लीजिए जो आरबीसी का साइज है ना वो छोटा है, स्मॉल है, तो उसको बोलेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इसके साथ साथ हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक का मतलब जो आरबीसी का कलर है ना वो थोड़ा सा लो है। आरबीसी का जो कलर होना चाहिए रेड होता है लेकिन लो कलर है। तो ये किससे पता चलेगा, ये पता चलेगा पेरीफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट से, ठीक है। पेरीफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट से ये पता चलता है कि आरबीसी का साइज कैसा है, उससे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एनीमिया को डिसाइड करते हैं। तो अगर आरबीसी का साइज छोटा है तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया, अगर आरबीसी का साइज बड़ा है तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, ठीक है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो होता है आयरन की डिफिशियंसी के कारण होता है, और माइक्रोसाइटिक होता है फॉलेट और विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी के कारण होता है, राइट। तो आई होप आप लोग ये कंसेप्ट समझ गए होंगे।
अब हम लोग बात करते हैं सीरम सीरम टेस्ट की। सीरम आयरन टेस्ट करवाएंगे। सीरम सीरम के अंदर हम लोग आयरन को यहाँ पर चेक करेंगे। तो अगर आप सीरम आयरन टेस्ट करवाएंगे तो इसमें क्या पता चलेगा, डिक्रीज्ड सीरम आयरन, क्योंकि भाई जो आयरन होता है वो कहाँ पर होता है, सीरम के अंदर होता है। तो जब आप सीरम के अंदर सीरम के अंदर आयरन के लेवल को चेक करेंगे तो क्या होगा, सीरम के अंदर आयरन का लेवल आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ फेरिटिन 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 का मतलब होता है जो आयरन होता है ये एक स्टोर्ड फॉर्म में होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो आयरन होता है वो फेरिटिन फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। फेरिटिन और ट्रांसफेरिटिन सेचुरेशन ये आपको लो देखने को मिलेंगे, ठीक है। सीरम के अंदर आयरन, फेरिटिन और ट्रांसफेरिटिन का सेचुरेशन जो है ये कम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये किसमें देखने को मिलेगा, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। जब आयरन की कमी होगी फीमेल के बॉडी के अंदर तो क्या होगा, फेरिटिन और ट्रांसफेरिटिन और सीरम के अंदर आयरन का लेवल कम देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर सीरम विटामिन B12 एंड फोलेट लेवल। अब जब आप सीरम टेस्ट कराएंगे, सीरम में कौन सा टेस्ट कराएंगे, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड को चेक करेंगे, ठीक है। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड को जब सीरम के अंदर चेक करेंगे तो उसका लेवल कैसा देखने को मिलेगा, लेवल जो होगा वो डिक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थे डायग्नोस्टिक टेस्ट जिससे आप क्या पता लगा सकते हैं, एनीमिया को डायग्नोज कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट की। इंपॉर्टेंट है भाई, मैनेज कैसे करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी फीमेल आई है जो जिसको यहाँ पर क्या हो गया, एनीमिया हो गया है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनीमिया को कैसे मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। मान लीजिए जो एनीमिया है वो आयरन की डिफिशिएंसी के कारण हो गया है, तो उस कंडीशन में कैसे मैनेज करेंगे। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की बात करें तो यहाँ पर जो फीमेल होता है ना उसको ओरल आयरन सप्लीमेंट देते हैं। क्या देते हैं, ओरल आयरन सप्लीमेंट देते हैं। ओरल आयरन जो ओरल आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है ना वो फेरस सल्फेट के फॉर्म में दिया जाता है। फेरस सल्फेट या फिर फेरस फ्यूमरेट के फॉर्म में दिया जाता है। फेरस सल्फेट या फिर फेरस फ्यूमरेट्स की टैबलेट्स आती हैं मार्केट में जो कि फीमेल को दिया जाता है जब भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रावेनस आयरन फॉर सीवियर केस और इंटॉलरेंस टू ओरल आयरन। मान लीजिए देखिए यहाँ पर अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो गया है ना तो उसमें यहाँ पर इंट्रावेनसली आईवी भी यहाँ पर आयरन दिया जाता है, ठीक है। फीमेल में इंट्रावेनसली भी आयरन को एडमिनिस्टर किया जाता है। किस केस में, मान लीजिए किसी फीमेल को सीवियर एनीमिया है, ठीक है, सीवियर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, तो उस कंडीशन में इंट्रावेनसली आयरन को एडमिनिस्टर किया जाता है। या फिर कोई ऐसी फीमेल है जिसको ओरली जो आयरन है वो इंटॉलरेंस है, मतलब ओरल अगर वो फीमेल आयरन को लेती है तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, टॉलरेट नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर आईवी जो है आयरन को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर डाइट रिच इन आयरन। आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसमें आयरन का अमाउंट ज़्यादा हो, ठीक है, जैसे कि लीफी ग्रीन्स, ठीक है, जो यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनको ज़्यादा लेना है, उनमें ज़्यादा आयरन होता है। रेड मीट और फोर्टिफाइड कैरल्स, तो ये कुछ ऐसी डाइट है जिसमें आयरन ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसी आपको डाइट लेनी है जिसमें रिच अमाउंट में आयरन हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी। फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी के कारण अगर एनीमिया हुआ है किसी फीमेल को तो क्या देंगे, तो उसमें क्या देंगे, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देंगे। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देंगे, ठीक है। कितना यहाँ पर डोज देते हैं, डोज की बात करें तो 400 से लेकर 800 माइक्रोग्राम डेली देते हैं, ठीक है। जो फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स आती है मार्केट में जिसमें क्या होता है 400 से लेकर 800 माइक्रोग्राम पर डे यहाँ पर देते हैं फीमेल को, अगर फीमेल को फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम आयरन का भी डोज यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर विटामिन B12 डिफिशिएंसी। विटामिन B12 की अगर डिफिशिएंसी है
विटामिन B12 की डिफिशियंसी से अगर एनीमिया हो रहा है तो उसको क्या देंगे, यहाँ पर विटामिन B12 के इंजेक्शंस दिए जाते हैं और ओरल सप्लीमेंट दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। देखिए आयरन, देखिए यहाँ पर अगर किसी फीमेल को सीवियर एनीमिया है, अगर किसी फीमेल को सीवियर एनीमिया है तो उसमें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। ठीक है, फॉर सीवियर एनीमिया विद हीमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम पर डीएल। अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसमें हीमोग्लोबिन का लेवल लेस देन 7 ग्राम पर डीएल है तो उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ठीक है, ठीक है। और इन केसेस ऑफ हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल, मान लीजिए कोई ऐसी फीमेल है जिसमें हीमोग्लोबिन का लेवल लेस देन 7 ग्राम पर डीएल है, जो फीमेल है हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रीटमेंट द अंडरलाइंग कॉज, मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, कोई क्रोनिक डिजीज के कारण अगर एनीमिया हो रहा है तो उस डिजीज को ट्रीट करेंगे। और अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ब्लीडिंग के कारण अगर उसको एनीमिया हो गया है तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो ये था मैनेजमेंट। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं आयरन रिक्वायरमेंट की, कि भाई प्रेगनेंसी के टाइम पर आयरन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कितना डोज होता है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी में 15 से लेकर 30 mg पर डे यहाँ पर आयरन दिया जाता है। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड ट्राइमेस्टर की अगर यहाँ पर हम बात करें तो सेकेंड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी में 30 से 60 mg पर डे यहाँ पर आयरन फीमेल को दिया जाता है। इसके साथ साथ थर्ड ट्राइमेस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर 30 से 60 mg पर डे यहाँ पर फीमेल को आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है। राइट, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें डाइटरी आयरन की तो 10% फॉर डाइटरी आयरन एब्जॉर्ब, जो हम लोग डाइट के थ्रू जो आयरन लेते हैं ना वो सिर्फ 10% ही एब्जॉर्ब होता है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। अगर किसी फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनीमिया हो गया है तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस की। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जो मदर है उसको इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ प्री टर्म लेबर और डिलीवरी हो सकती है उसमें, ठीक है, हार्ट फेलियर हो सकता है, इसके साथ साथ पोस्ट पार्टम हीमोरेज हो सकता है। ठीक है, तो ये थे मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पर फीटल कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो इस फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, मतलब जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर जो फिटस है उसकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी। ठीक है, इसके साथ साथ प्री टर्म बर्थ देखने को मिल सकता है और इंक्रीज्ड पेरीनेटल मोर्टेलिटी बढ़ सकती है। तो ये जो है कॉम्प्लिकेशन आपको किसमें देखने को मिलेंगे, फिटस में देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे जीएस मेडिकल एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।